आज हमारे साथ मौजूद हैं उदय सामंत, जो कि हायर एजुकेशन और टेक्निकल मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, ये रत्नागिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं और जहां पे इन्होंने 4 बार जो है जीत हासिल की है। तो मैं आपको इनसे मिलाने जा रहा हूं और साथ ही आज ये हमारे साथ चर्चा करेंगे कि हायर एजुकेशन में महाराष्ट्र में क्या क्या बेटरमेंट हुई है और खास करके ये कोरोना के दौरान जो स्टूडेंट लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उससे क्या इंपैक्ट आगे जाकर के पड़ने वाला है। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल दावपेच को समय देने के लिए। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल कि आप जो है 4 टाइम विनर रहे हैं, तो उसका क्या राज रहा है? क्या आपकी रत्नागिरी की जनता क्या ऐसा देखती है आपके अंदर जो आपको 4 बार जिताया है? बिकॉज ये लोग जानना भी चाहेंगे कि आपकी क्वालिटीज क्या ऐसी निकल करके आती हैं जो आपको 4 बार विनर ठहराया गया है। अपने आप ने अगर क्वालिटीज़ मुझ में ये है वो है ऐसा बोला तो वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पोकर में है, रत्नागिरी में है। और कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उन्होंने जो 4 बार आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैंने असेंबली में 4 बार नेतृत्व किया है उनका। पहली बार मैं मेरे ख्याल से 2004 में फर्स्ट बार चुनाव जीता था, बाद में 9 में, 14 में, 19 में अभी जीत चुका हूँ। और जो मार्जिन है वो पहले 6000 का था, बाद में 9000 का था, बाद में 42,000 का था, अभी तो 90,000 का है। तो ये पूरा जो है तो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वो आशीर्वाद देते हैं, सहकार्य करते हैं, इसलिए मैं 4th टाइम असेंबली में जीत के आया हूँ और उनकी आशीर्वाद की वजह से ही मैं अभी मिनिस्टर करके काम कर रहा हूँ। सर, ये भी देखा गया है जैसे आपने अपना कार्यभार संभाला अपने कार्यकाल में, तो हमने उस चीज़ की थोड़ी रिसर्च की कि वो उस दौरान आपने काफ़ी पुरानी गवर्नमेंट की कमिटीज़ जो हैं वो स्क्रैप की, तो वो भी एक तरीके की चर्चा में था कि कमिटीज़ काफ़ी चल रही थी और लोगों को आपसे उम्मीद थी। सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो इसलिए स्क्रैप की क्योंकि उसमें जो पिछले वाले सब लीडर थे उनके रिलेटिव थे, कार्यकर्ता कोई नहीं थे। और अगर डिपार्टमेंट चलाना है तो पार्टी ओरिएंटेड चलाने के बजाय अगर जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो उसमें तज्ञ रहते हैं, उनको अगर कमेटी में ले लिया जाए वो काम अच्छी तरह से होता है, इसलिए मैंने वो स्क्रैप कर दिया। लेकिन जो अच्छे लोग थे उनको मैंने स्क्रैप नहीं किया, उनको वापस मैंने समिति में लिया है, कमेटी में लिया है और वो अपने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सर, अब मैं अगला सवाल, अब हायर एजुकेशन, आप हायर एजुकेशन संभाल रहे हैं और एजुकेशन एक बेसिक नीड है एक देश की, एक स्टेट की, और उसमें अभी कोविड के दौरान काफ़ी चेंजेस आए हैं, नो डाउट। ये एक पेंडेमिक है, विश्व की समस्या है और उसके दौरान ई-लर्निंग प्रोसेसेस आए हैं और स्टूडेंट्स को ऐसे भी रिजल्ट दे करके पास किया गया है क्योंकि कोई चॉइस नहीं था। तो सर, ऐसे में ये चीज़ें आगे जाकर के कैसे कंटिन्यू, क्योंकि हमें कुछ नया मिला है। स्टूडेंट्स से भी मेरी बात हुई मुंबई यूनिवर्सिटी में भी, तो उनको भी कुछ नया मिला है कि वो ई-लर्निंग से पढ़ सकते हैं, साथ में और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट किस हिसाब से आगे प्रोग्रेस करने जाएगी इन सब चीज़ों को देख? एक तो ऐसा है कि एक भी स्टूडेंट को पास नहीं किया है, उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। उनका जो एटीकेटी का एग्ज़ाम है वो भी हम ले रहे हैं। उनका जो टैलेंट था सेमेस्टर का वो देख के उनको कैरी फॉरवर्ड किया, वो किसी को भी पास नहीं किया है। क्योंकि ये जो सिचुएशन कोविड की है वो बहुत बुरी तरह से थी महाराष्ट्र में, और फाइनल एग्ज़ाम भी हम कैंसिल करने वाले थे। फाइनल एग्ज़ाम भी रेशो की जो कैलकुलेशन है उसकी ऊपर ही हम लेने वाले थे, उनको भी हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले थे, उनको हम डिग्री देने वाले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, आपको कहते हुए मुझको आनंद है कि हमने जो MCQ टाइप से एग्ज़ाम लिए, मेरे ख्याल से 98% स्टूडेंट ने MCQ की तरफ से एग्ज़ाम दिए हैं। कहाँ तो 2 से 10% तक ऑफलाइन दिए, लेकिन इतना अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो गया है। मेरे ख्याल से अभी रिजल्ट भी ओवरऑल महाराष्ट्र का आप देखें तो 94 to 96% तक गया है और स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड है, अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो गई है। और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो अभी डेवलप हो गई है वो भी हर एक घर में चालू है। हमारी एक कमेटी है, उन्होंने कल ही मेरे को ऐसा बताया कि पूरे देश में मेरे ख्याल से 160 करोड़ घरों में ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम यानी कॉलेज ही चालू है हर घर में। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा, ये पेंडेमिक में जो स्टूडेंट लोगों को मिला है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का, वो अच्छी तरह से वो यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो उससे भी आगे जाके जब अभी कोविड ख़त्म होगा तब हम फिजिकली जब स्कूल और कॉलेज शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से उनको तब भी ये ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा होगा।
तो सर क्या आप ऐसे चेंजेस मेजरली करने वाले हैं या आपको ऐसे ही सोच आई है ये सब चीजें देखते हुए कि यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बच सकता है, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस इस तरीके से हो सकता है, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? अभी आप अगर देखें तो हमारे जो अकुशी 13 विद्यापीठ है उसमें से रूरल एरिया में जो विद्यापीठ है वो गोंडवाना है, वो 2 ही जिलों का है, चंद्रपुर और गढ़चिरौली का है। उसमें भी डेटा सेंटर अब तक नहीं था। मैंने ही अभी 2 महीने पहले उसको 3-4 करोड़ रुपए दे दिए है। और डेटा सेंटर जो सोच भी नहीं सकते थे कि गढ़चिरौली में डेटा सेंटर हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है, अभी वहाँ हम डेटा सेंटर शुरू कर रहे हैं। पुणे में ऑनलाइन सैटेलाइट का जो हमारा स्टूडियो है वो बन रहा है, यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में भी बन रहा है। मेरे ख्याल से ये जो एजुकेशन सिस्टम अभी डेवलप हो गई है उसको आगे लेके अच्छी तरह से स्टूडेंट को उसमें शामिल करना, ये हमारा एम है। सर जैसा कि देखा गया पास्ट में आप काफ़ी कमेटीज़ के मेंबर हैं, महाड़ा में भी आपने काफ़ी जो है रोल अदा किया है, उसके बाद आप काफ़ी कमेटीज़ के जो है मेंबर हैं। तो ऐसे में एक गार्डियन मिनिस्टर आप पहले भी रह चुके हैं एक जगह पर, अभी रिसेंटली भी हैं। तो सर सिंधुगढ़ शहर है, सिंधुदुर्ग में आप जो है वहाँ पे भी गार्डियन मिनिस्टर है, शिवाजी का वो है। तो सर क्या कैसे संभाल रहे हैं और क्या नई डेवलपमेंट्स उधर आपके गार्डियन होने के नाते हो रही है? अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट चिपी करके है सिंधुदुर्ग में, उसका इनॉग्रेशन मेरे ख्याल से 2-3 महीने में हो जाएगा। कोविड की वजह से वो रुका है। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब उधर आए थे, हमने फाइनल किया था कि 1 मई को उसका इनॉग्रेशन करें, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो सका। अभी मेरे ख्याल से अगले बरस में वो हो जाएगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, इंटरनेशनल भी चालू हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग का डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो है वो ओरस करके है। और सिंधुदुर्ग में आपको अगर पता है तो आंगनेवाड़ी करके एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सेंटर है, उनकेश्वर करके है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने बहुत पैसा दिया है। और 2 बरस के बाद अगर आप देखोगे सिंधुदुर्ग में तो बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट महाविकास आघाड़ी की तरफ से होती हुई आपको दिखाई देगी। और ये सब जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आदरणीय उद्धव साहब का है। सर मेरा आखिरी सवाल, आप इस पेंडेमिक के दौर में हम काफ़ी हद तक तो आगे निकल चुके हैं, पर चीज़ें बढ़ती और घटती जा रही हैं, पर जो है वो टाइम तो चलना ही है। सर ऐसे में कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे जनता को जिसने अभी तक सब्र रखा है और किस हिसाब से आगे क्या गतिविधियां हैं? नहीं, और भी सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में आप देख रहे हो कि सेकंड वेव आ रही है। अगर वैसा न हो महाराष्ट्र में तो जो सीएम साहब ने बुलाया कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजिंग हैंड करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, तो ये जो रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए हर एक ने। और अब आप देखोगे दिवाली हो गई, गणेश फेस्टिवल भी हो गया, उसके बाद में गणेश फेस्टिवल के बाद में थोड़ा जो कोविड के पेशेंट थे वो बढ़ गए थे। तो ये सिचुएशन में दिवाली भी अभी हो गई है, पेशेंट नहीं बढ़ना चाहिए। ये सब प्रोटोकॉल्स जो है कोविड के, वो हर आदमी ने हर गांव में, हर शहर में, मेट्रो सिटीज़ में ये रेगुलरली फॉलो करना चाहिए, मेरा सुझाव है। और जो प्रोटोकॉल आदरणीय सीएम साहब ने कोविड के बारे में बोले हैं वो फॉलो करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ उदय सामंत जो कि मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के, जिनका कहना है कि आने वाले समय में जो है आपको एजुकेशन सिस्टम में और बेहतरीन चीजें दिखने वाली हैं महाराष्ट्र में। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दावपेच के लिए मुंबई से।